भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। यहाँ संसद का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों द्वारा बने कानूनों के माध्यम से जनता के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करती है। संसद की कार्यवाही का सुचारू रूप से चलना बेहद जरूरी होता है क्योंकि ये लोकतंत्र की शक्ति और प्रभावशीलता के लिए अनिवार्य माना जाता है। यदि संसद में कार्यवाही व्यवधान ग्रस्त होती है या कामकाजी प्रक्रियाएं बाधित होती हैं तो ये न केवल जनहित की अनदेखी करता है बल्कि लोकतंत्र की स्थिरता और विकास को भी प्रभावित करता है। इस संदर्भ में संसद की कार्यवाही का सुचारू रूप से चलना शासन के सही ढंग से संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। देश की संसद में इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है। पहले 6 दिनों तक चले गतिरोध के बाद आज यानी मंगलवार को संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। हालांकि अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें कि संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन रहा। शुरुआती 6 दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन सिर्फ 153 मिनट ही चल पाए, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने गतिरोध को दूर करने की कोशिश में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में संविधान दिवस पर चर्चा से लेकर तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी, जिसके बाद आज संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। संसद में संभल के मुद्दे पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। इस दौरान लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव का नाम लिया, जिसके बाद संसद के सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर करारा हमला बोला। इस दौरान अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संभल क्षेत्र भाईचारे के लिए जाना जाता है, लेकिन आज उसी संभल में भाईचारगी को गोली मार दी गई। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि संभल में सर्वे के तहत होने वाली खुदाई सौहार्द को खोद देगी। उन्होंने संभल की घटना को सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि यह सरकार संविधान को नहीं मानती। सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं, लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने संभल में पानी का टैंक खोले जाने से लेकर तमाम घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि संभल में गोलियां चली, जिसके बाद से पूरा संभल पुलिसिया छावनी में तब्दील हो गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल वर्मा ने कहा कि घटना से कुछ ही दिन पहले पास के जिलों में चुनाव हुए थे, वहां पुलिस प्रशासन ने लोगों को वोट डालने से भी रोक दिया। इस पर सभापति जनदीप धनखड़ ने उन्हें टोका। सबसे पहले आपको बताता है कि रामगोपाल यादव ने संसद में क्या कुछ कहा। श्रीमान, 19 नवंबर को एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है
कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। रामगोपाल यादव के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पराली का मुद्दा उठाया। राघव चड्ढा ने पराली का मुद्दा उठाते हुए राज्यसभा में कहा कि एआई की तो बात हम बहुत कर चुके, अब हमें एक्यूआई की बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के लिए किसान मजबूर हैं और मेरी डिमांड है कि किसान को पराली के लिए अगर 2,500 रुपए प्रति एकड़ भी दिया जाए तो एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। उत्तर भारत ने आज एक धुएं की चादर ओढ़ी हुई है और हर सांस के साथ न जाने कितनी सिगरेट और बीड़ी का धुआं हम अपने अंदर ले जा रहे हैं। सर एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। पोल्यूशन तो सरहद समझता नहीं सर, और आज दिल्ली से कहीं ज्यादा वायु प्रदूषण भागलपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, हापुड़, विदिशा, भिवानी, भिवाड़ी, आगरा, फरीदाबाद जैसे इलाकों में है। लेकिन क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। आईआईटी की एक स्टडी बताती है सर कि स्टबल बर्निंग एक कारण है एयर पोल्यूशन का, इकलौता कारण नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि सारा दोष किसान को दिया जाता है, हम पूरा साल तो कहते हैं किसान हमारा भगवान है, हमारा अन्नदाता है, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आता है हम कहते हैं कि किसान क्रिमिनल है, इसको जेल में डाल दिया जाए, इस पे फाइन लगाया जाए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सर, कोई भी किसान जानबूझकर अपनी खुशी से पराली नहीं जलाता, मजबूरी में जलाता है। और इस साल तो हमारे सूबे पंजाब ने 70% से ज्यादा गिरावट देखी गई स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स में, जहां पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पराली जलाने की वारदातें बढ़ी हैं। सर पंजाब ने धान की खेती क्यों शुरू करी? पंजाब ने धान की खेती इसलिए शुरू करी क्योंकि देश का पेट पालना था, देश में अनाज की कमी थी। धान की खेती से पंजाब का भारी नुकसान हुआ सर, हमारा पानी 600 फीट नीचे चला गया, सॉइल डिग्रेडेशन हो गई, और वो भी तब जब चावल हमारी खुराक नहीं है, हम पंजाबियों की खुराक चावल नहीं है सर। और धान की फसल कटने के बाद जो पराली बचती है, उस पराली को साफ करने के लिए किसान के पास मात्र 10 से 12 दिन होते हैं, क्योंकि अगली फसल बीजनी होती है। अगर 10 से 12 दिन में इस पराली को साफ ना किया जाए तो जो अगली फसल है उसकी यील्ड गिर जाती है। इसीलिए किसान को मजबूरन पराली जलानी पड़ती है। इसके अगर कोई सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, हैप्पी सीडर और पैडी चॉपर जैसी मशीनें, उन मशीनों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चना पड़ता है, 2 से 3 हजार रुपए प्रति एकड़ किसान की जेब से लगता है। इसीलिए वो किसान जो आज अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा खेती से, वो पैसा कहां से लाएगा? मजबूरी में जलाता है, और सबसे ज्यादा नुकसान तो उस किसान का और उसके परिवारों का होता है जिसको वो जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। मैं एक समाधान लाया हूं सर, अगर आज हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पंजाब के किसान को या और हरियाणा के किसान को भी 2,500 रुपए प्रति एकड़ देते हैं इस पराली से निजात पाने के लिए, तो पंजाब का एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इसमें 2,000 रुपए भारत सरकार दे, 500 रुपए पंजाब सरकार देगी, और हम इस पराली की समस्या से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पालेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि धान की खेती से हमें कॉटन, मक्की, पल्सेस, ऑयल सीड्स की ओर हमें बढ़ना होगा। हम एआई की तो बहुत बात करते हैं सर, एक्यूआई की बात करनी होगी, और जैसे राजनीतिक दल बूथ बूथ पर रणनीति। बहरहाल संसद का सत्र अब सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर गतिरोध अभी भी देखने को मिल रहा है। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि लोकसभा से भी वॉकआउट कर दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सांसद प्रोटेस्ट करते नजर आए, लेकिन कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से टीएमसी और एसपी जैसी पार्टियां दूरी बनाते नजर आई। ऐसा लग रहा है कि मुद्दों को लेकर विपक्ष बटा हुआ है। दरअसल अडानी मामले पर प्रोटेस्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए, लेकिन इसमें सपा और टीएमसी के सांसद नदारद रहे। इससे पहले सोमवार को संसद की कार्यवाही से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मुलाकात राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई, जिसमें राहुल गांधी तो शामिल हुए, लेकिन टीएमसी का कोई सांसद वहां नहीं पहुंचा। दरअसल तृणमूल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उर्वरक, विपक्षी राज्यों को मिलने वाले पैसों में कटौती और मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हो, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सदन में सिर्फ अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस रुख से समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। इसके अलावा अन्य विपक्षी दल ये चाहते हैं कि संसद में किसान, संभल और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा हो। यानी विपक्षी दलों में टीएमसी का रुख साफ है
कि संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा हो। कमोवेश ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी भी चाहती है। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विपक्ष किस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर एकजुट होता है और किन किन मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि सदन में आने वाले समय में भी गहमा गहमी देखने को मिलेगी। वैसे संसद में बाधा डालना लोकतंत्र की प्रक्रिया और देश की प्रगति के लिए उचित नहीं है। संसद का मुख्य उद्देश्य जनहित में कानून बनाना और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना होता है। जब संसद की कार्यवाही बाधित होती है तो यह न केवल जनप्रतिनिधियों के समय की बर्बादी होती है, बल्कि देश के नागरिकों के अधिकारों और कल्याण के लिए किए जाने वाले प्रयासों में भी रुकावट होती है। विरोध या असहमति जताना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन संसद में व्यवधान डालने से विधायी कार्य प्रभावित होते हैं, जो अंततः आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत सभी राजनीतिक दलों और सांसदों का यह कर्तव्य बनता है कि वे संसद की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से चलने दें, ताकि समाज के मुद्दों का समाधान हो सके और लोकतंत्र मजबूत हो सके। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज़ इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।